विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और आज महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हैं हम प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं। टैलेंटेड चाइल्ड हम कह सकते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालक हम अधिकांश उन बच्चों को कहते हैं जिनका बुद्धिलब्धि या जिनकी आईक्यू 140 प्लस होती है। जो टर्मन ने टेबल दी है उसके अनुसार हम मानते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि 140 प्लस होती है। इसमें कुछ परिभाषाएं, जैसे परिभाषा स्किनर ने एक परिभाषा दी है कि प्रतिभाशाली बालक उन 1% बच्चों को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यानी कि सभी बच्चों में से वो 1% बच्चे जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल सबसे ऊपर होता है, वो 1% बच्चे हमारे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है स्किनर की। दूसरी परिभाषा है हमारी हैविंग हास्ट की। हैविंग हास्ट ने क्या बताया था कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए सफल विद्यालयी कार्यक्रम वही हो सकता है जो उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास कर सके। अगर कोई विद्यालय कार्यक्रम है, ठीक है, और वही ऐसा विद्यालय कार्यक्रम जो कि उनकी योग्यताओं का विकास कर सके, तो वह प्रतिभाशाली बालकों के लिए होगा। अच्छे बालकों, जिनकी आईक्यू लेवल अच्छा है, जिनकी बुद्धिलब्धि अच्छी है, उनका विकास कर सके, तो ऐसा विद्यालयी कार्यक्रम प्रतिभाशाली बालकों के लिए होगा। ये परिभाषा हैविंग हास्ट की एक बुक है और बुक का नाम है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। एक बुक है इनकी, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये इनकी एक बुक है और इसी बुक में ये परिभाषा मिलती है। ये बुक किसकी है? हैविंग हास्ट की, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी और इसी बुक के अंतर्गत ये परिभाषा मिलती है। अब इसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का मानना है। जैसे अगर हम बात कर लें टर्मन की, टर्मन ने ऐसे बालक जिनकी आईक्यू या जिनकी बुद्धिलब्धि 140 प्लस होती है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा है। ऐसे में अगर हम दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करें, किरो और किरो की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने ऐसे बच्चे जिनकी आईक्यू लेवल या जिनकी बुद्धिलब्धि 130 प्लस होती है या 130 से अधिक होती है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक माना है। अगर हम तीसरे मनोवैज्ञानिक हैंक की बात कर लें, हैंक की बात कर लें, तो इन्होंने क्या माना है? 125 प्लस, यानी कि जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 125 से अधिक होती है वह प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और एक नाम आता है, मनोवैज्ञानिक हैं बिटी। इन्होंने एक परिभाषा भी दी है बिटी ने, और बिटी ने ये माना है कि 120 प्लस, बिटी ने माना है कि 120 प्लस बुद्धिलब्धि रखने वाले बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और हैंक ने माना 125 प्लस, यानी कि 125 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। किरो ने माना है 130 प्लस और टर्मन ने माना है 140 प्लस। टर्मन ने अपनी 1916 में एक बुद्धिलब्धि सारणी दी थी। उस सारणी के अनुसार 140 प्लस वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। जैसे हम बात कर लें टर्मन की, तो टर्मन ने क्या बताया था? टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि के आधार पर बुद्धि का जो मूल्यांकन टर्मन ने किया था, एक टेबल दी थी। और ये टेबल कब दी थी? अभी हमने बताया था, ये टेबल दी थी 1916 में। 1916 में एक बुद्धिलब्धि सारणी दी थी। इस बुद्धिलब्धि के अनुसार अभी बताया था कि टर्मन ने 140 प्लस वालों को क्या माना है? प्रतिभाशाली बालक माना है। प्रतिभाशाली बालक, जीनियस कहा है इन्हें। इन बच्चों को जीनियस या प्रतिभाशाली बालक कहा है। अब दूसरा जो 120 से 139 है, 120 से 139, इन्हें कहा है उत्कृष्ट बुद्धि कहा है। जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 120 से 139 होती है, इसे माना है प्रखर बुद्धि। इसे माना है इन्होंने प्रखर बुद्धि। ये हमारी प्रखर बुद्धि वाले
बालक होते हैं और 110 से 119 इसे माना है उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि। तीनों क्लियर हो गई। पहली जीनियस प्रतिभाशाली बालक है, और दूसरा हमारा क्या है, प्रखर बुद्धि, जिसे हम वेरी सुपीरियर बोलते हैं। फिर हमारा उत्कृष्ट, इसे हम सुपीरियर बोलते हैं। और तीसरा जो दिया है इन्होंने 90 से 109, 90 से 109 क्या है, सामान्य बुद्धि। 90 से 109 माना है सामान्य बुद्धि। ये टर्मन की टेबल है, तो टर्मन के अनुसार जो सामान्य बुद्धि है वह 90 से 109, यानी कि 90 से हम 110 कह सकते हैं। और इसके बाद में जो 80 से 89 दिया है 80 से 89 इसे माना है इन्होंने मंद बुद्धि। इसे क्या माना है, मंद बुद्धि, जिसे 80 से 89 मंद बुद्धि माना है। और इसके बाद जो 70 से 79 दिया है, यानी 70 से 79 दिया है, इसे कहा है निर्बल बुद्धि, निर्बल बुद्धि। इसे टर्मन ने निर्बल बुद्धि माना है। इसके बाद 50 से 69 यानी कि 50 से और 69 तक इसे माना है इन्होंने मूर्ख बुद्धि। इसे क्या कहा है, मूर्ख बुद्धि। ये हमारी मूर्ख बुद्धि हो गई। और इसके बाद में जो 25 से 49 इसे माना है मूढ़ बुद्धि। और जो 25 से कम इसे माना है इन्होंने जड़ बुद्धि। ये हमारा हो गया मूढ़ बुद्धि और लास्ट वाला हो गया जड़ बुद्धि। तो जब भी हम प्रतिभाशाली बालक की बात करते हैं तो ये टर्मन की जो तालिका है, जो इन्होंने बुद्धिलब्धि तालिका दी थी 1916 में, उसके अनुसार 140 प्लस वाले बच्चे हमारे जीनियस होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। और इसके बाद 120 से 139, ठीक है, यानी कि 120 to 139 ये हमारे कहलाते हैं वेरी सुपीरियर या प्रखर बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। इसके बाद 110 से 119 जो है उत्कृष्ट बुद्धि या इन्हें हम कहते हैं सुपीरियर। और इसके बाद में 90 से 109 ये हमारा सामान्य बुद्धि होती है, ठीक है, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 90 से 80 से और 89 ये हमारे मंद बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 70 से और 79 के बीच होती है वह हमारे निर्बल बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और 50 से 69 तक के बच्चे मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और 25 से 49 मूढ़ बुद्धि। और 25 से जो कम वाले बच्चे होते हैं वह जड़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। तो ये टर्मन की जो है बुद्धिलब्धि की तालिका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं या प्रतिभाशाली बच्चों की हम पहचान कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, बालकों की पहचान या हम कह लें प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम पहचान करते हैं, ठीक है। अब क्या पहचान हो सकती है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। एक तो ऐसे बच्चे कठिन कार्य में रुचि लेते हैं, कठिन कार्य में रुचि, कठिन कार्य में रुचि, यानी कि इन बच्चों की कठिन कार्य में रुचि होती है। ऐसे कार्य जिनकी समस्या का समाधान सामान्य बच्चा नहीं कर पाता है और ये बच्चा ऐसे कार्य में रुचि लेते हैं, तभी कहा जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चा भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो सामान्य रूप से कार्य दिया जाता है वह सामान्य बच्चे को करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी कर लेते हैं, फिर उस बच्चे को परेशान करते हैं या उसकी मजाक बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये समस्यात्मक बालक भी हो सकते हैं। तो एक तो इनकी विशेषता है कि ये कठिन कार्य में रुचि लेते हैं। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो अमूर्त चिंतन की योग्यता इनके अंदर बहुत होती है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन यानी कि सोचना विचारना, कोई वस्तु सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, ये अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ऐसे बच्चों के अंतर्गत बहुत अधिक होती है। तीसरी इनकी प्रमुख विशेषता है नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता, ठीक है। अगर हम नेतृत्व की क्षमता की बात करें तो इन बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमता
होती है। यानी कि कहीं पर भी अगर समूह में कोई काम हो रहा है तो जो प्रतिभाशाली बच्चा है वह हमेशा नेतृत्व करने की बात करता है, ठीक है, या आगे रहता है नेतृत्व करने में। आगे हम बात करते हैं तो आता है अनुशासन प्रिय। ऐसे बच्चे अनुशासन प्रिय भी होते हैं। अनुशासन प्रिय जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है या तेज बच्चा होता है या जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है, ऐसे बच्चे अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, अनुशासनहीनता नहीं करते हैं। तो अनुशासन प्रिय होते हैं। विश्लेषण करने में आगे होते हैं, विश्लेषण एवं तर्क लिख सकते हैं, तर्क करने में आगे होते हैं, तर्क शक्ति अधिक, ये हम कह सकते हैं। विश्लेषण करने में बहुत आगे होते हैं, तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके मन में चलता रहता है कब कहाँ कैसे ये क्या हो गया, कैसे आ गया, ये सारी चीज़ें इनमें होती है। तर्क करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो ये भी एक इनकी विशेषता है। आगे हम बात करेंगे समायोजन शक्ति की। समायोजन शक्ति, समायोजन शक्ति। अब समायोजन क्षमता जो है वो भी इनमें बहुत अधिक होती है, समायोजन शक्ति या समायोजन क्षमता। यानी कि ये एडजस्ट हो जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, समायोजन अपना कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो प्रतिभाशाली बालकों की है। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो हम शिक्षा में जाएंगे तो जैसे कि विशिष्ट शिक्षा। अगर हम विशिष्ट शिक्षा की बात करें, अब आप कहोगे कि विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्यों? आपने देखा होगा कि विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनिवार्य होती है। जैसे बहुत सारे आपने केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय देखे होंगे, वहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे ही पहुँचते हैं। ऊपर से वो बच्चे ले लिए जाते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मार्क्स उसी के अच्छे होंगे जिसकी बुद्धिलब्धि अच्छी होगी, ठीक है। या फिर हम दूसरी बात करें जैसे कि हायर एजुकेशन में नेट है, JRF वगैरह है, JRF जो चलता है, JRF दिया जाता है बच्चे को रिसर्च करने के लिए, तो JRF में भी कोई ये मंदबुद्धि बच्चा नहीं पहुंचता है, सब प्रतिभाशाली बच्चे ही पहुंचते हैं, ठीक है। तो इनके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। विशिष्ट कक्षाएँ भी हो सकती हैं, विशिष्ट कक्षाएँ। अब विशिष्ट कक्षाएं कैसे? अलग से हम कक्षाएं चला लेते हैं कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है, सामान्य बच्चों के साथ या सामान्य बच्चों को नहीं पढ़ने देता है, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से कक्षाएं या विशिष्ट कक्षाएं चला देते हैं जिसमें केवल हम कठिन कार्यों को करवाते हैं, कठिन सवालों को हल करवाते हैं, बच्चे से कठिन प्रश्न पूछते हैं, या वो सारे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं वह इन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध भी किया जाता है, जिसमें हमने बताया था नेट है, JRF है, ऐसे बच्चे आते हैं, या फिर नवोदय विद्यालय हैं या और केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पर केवल एंट्रेंस के माध्यम से या परीक्षा के माध्यम से अच्छे बच्चों का चयन किया जाता है। तो विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट कक्षाएं संचालित की जाती हैं। ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य हम इन्हें दे सकते हैं, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य, ठीक है। इन बच्चों को हम अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दे सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य दे सकते हैं, ठीक है। छात्रवृत्ति की बात हमने कर ली, ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति क्यों देनी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चे को? अरे भाई, प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसके लिए छात्रवृत्ति देंगे तो बच्चा और ज़्यादा मेहनत से पढ़ेगा। जैसे अभी हमने बताया था कि हायर एजुकेशन में JRF वगैरह दिया जाता है, तो वो किसे दिया जाता है? प्रतिभाशाली बच्चों को ही दिया जाता है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। कक्षा में प्रदर्शन का मौका, कक्षा में इनसे प्रदर्शन करवाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या बहुत अच्छा उनका टॉपिक तैयार होता है या वो किसी बात को बहुत जल्दी सीख लेते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, तो इनसे कक्षा में प्रदर्शन करवाना चाहिए, या कभी कभी हम कह सकते हैं इन्हें शिक्षक बनने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये थी प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, या प्रतिभाशाली बच्चों की ये क्या हैं, विशेषताएँ हैं, और ये हमारा था विशेषताएं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं और ये प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा है। तो प्रतिभाशाली बच्चों से लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, तो इसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।